हम आज पढ़ेंगे तरंगे वेव्स। उसके आज टॉपिक है हमारा तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। इसके अंदर जब विपरीत दिशाओं में गमन करती दो तरंगे स्पंद एक दूसरे को पास करते हैं तो क्या होता है। ये देखा जाने के लिए पार करने के बाद तरंग स्पंद अपनी व्यक्तिगत बनाए रखती है, जैसे कि दो तरंगे जो आगे जाकर एक दूसरे में मिल जाती हैं, यह अध्यारोपित हो जाती हैं। ये कहने की कोशिश कर रहा है इसके अंदर। अब आगे हम पढ़ते हैं इसके अंदर। इसमें कह रहा है कि ये बराबर एवं विपरीत आकार वाले दो तरंग स्पंदों को एक दूसरे के और गमन की स्थिति में दर्शाता है। वो जिधर जा रही है उसको ही वह उस डायरेक्शन को ही दिखाता है। जब स्पंद अतिव्यापित होती हैं तो परिणामी विस्थापन पृथक पृथक स्पंदों के कारण विस्थापन का बीजगणितीय योग होता है। मतलब कि उसके अंदर उसके आयाम और उसके फैलाव दोनों का योग किया जाता है। इसके अंदर बीजगणितीय योग बोल रहा है। इसके अंदर बीजगणितीय योग का मतलब ये होता है कि उसके आयाम और जो क्षेत्रफल है उन दोनों का योग, इसलिए विस्थापन का बीजगणितीय योग इन दोनों को मिलाकर हो जाता है, जैसे कि इधर साइड में चित्र दिया गया है। अब नीचे जाते हैं। बीजगणितीय योग इस प्रकार जोड़ना तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत कहलाता है और यही जोड़ अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत प्रत्येक स्पंद की इस प्रकार गमन करता है कि मानो दूसरा स्पंद विद्यमान नहीं है, इसके अंदर विद्यमान नहीं है, अतः माध्यम के अवयव दोनों के कारण विस्थापित होते हैं और चूंकि विस्थापन धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। नेट विस्थापन दोनों विस्थापनों का बीजगणितीय योग होता है। मतलब नेट दोनों का जो पॉजिटिव नेगेटिव इन दोनों का मिलाकर होएगा। नेट विभाजन दोनों विस्थापनों का बीजगणितीय योग होता है। ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है निकलिए। ये चित्र देखिए पहले, उससे पहले इसके अंदर साफ दिखाया गया है कि जैसे कि ये ऊपर वाली लाइन इसको मैं दूसरे कलर में दिखा देता हूँ। इसको मान लो मैं रेड लाइन में दिखा देता हूँ। ये ऐसे ऊपर एक बजे संग एक बजे घट हो रहे हैं, वैसे ही दूसरी लाइन को मैं येलो रंग से दिखा रहा हूँ। ये दोनों आगे जाके एक जगह मिल जाएगी और एक सीधी लकीर बनाएगी। मिलने के बाद इससे अध्यारोपण का सिद्धांत साबित होता है और यह एक ही दिशा में गमन करेगी, यानी तरंग दैर्ध्य की दिशा में और समान कला कोण में, और तरंग संचरण की दिशा के अंदर लंबवत गति करती हैं। एक चुंबकीय तरंग होती है और एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। दोनों मिलकर प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत समान कला कोण में गति करती हैं। ये कंप्लीट हो गई टॉपिक यहाँ पर। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। उससे पहले एक बार एआरई डायग्राम देख लीजिए। इसमें जो ये ए और 0 और ए माइनस है, ये कुछ नहीं है, बस बिंदु है। इसको हम ए और 2 से भी दर्शा सकते हैं, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। एक चिन्ह इसके अंदर याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको किसी भी अक्षर से दर्शा सकते हैं, XY से भी। अब अगला टॉपिक है हमारा डॉपलर इफ़ेक्ट, डॉपलर प्रभाव। यह हमारे दैनिक जीवन में अनुभव के जब कोई सीटी बजाता है तीव्र गति से रेलगाड़ी हमसे जाती हैं। ये एग्जाम्पल है कि एक रेलगाड़ी जा रही है, उसमें से कोई सीटी बजाता है तो उसकी आवाज़ हमको सुनाई देती है, नहीं देती है, ऐसा इसके अंदर बताया गया है। क्योंकि ये रेलगाड़ी हमारे पास से गुजरेगी तो वह बहुत ही स्पीड में होगी, इसलिए कोई सीटी बजाएगा तो उसकी सीटी की आवृत्ति कम है, इसलिए उसकी सुनाई नहीं देगी और रेलगाड़ी के अंदर वो कितना भी चिल्लाता रहेगी। ये प्रयोग इसके अंदर दिखाया गया है। और इसके विपरीत जब कोई प्रेक्षण ध्वनि स्रोत से दूर हटता है तब तो प्रेक्षित तारकत्व ध्वनि स्रोत के वास्तविक तारकत्व से कम होता है। जो वास्तविक तारकत्व होता है उससे कम होता है। मतलब आवृत्ति तो दोनों में हो रही, लेकिन उसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी रेलगाड़ी के मुताबिक उस सीटी से, तो उसका तारकत्व ज़्यादा होगा और उसकी आवृत्ति में परिवर्तन होने से
डॉपलर इफ़ेक्ट कार्य करता है और इसको हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। और जो ये डॉपलर प्रभाव है ये क्रिश्चियन डॉपलर ने सर्वप्रथम 1842 ईस्वी में इस प्रभाव को प्रतिपादित किया था। क्रिश्चियन डॉपलर, इसका नाम याद रखना चाहो तो आप रख सकते हो, वरना इतना इम्पोर्टेंट है, डॉपलर से याद रख लेना। सन 1895 में बाइस बेलो, ये भी एक विज्ञानी है जिन्होंने इनका सहयोग किया था इस परीक्षण के अंदर, तो इनका नाम भी आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं नीचे परिस्थितियों पर आवर्तियों में परिवर्तन के विश्लेषण पर। तो क्या क्या परिस्थितियाँ जिनके कारण ये है संभव है, तो हम इसमें पहला देखते हैं प्रेक्षण स्थिर हो परंतु स्रोत गतिशील हो। मतलब जिस पर हम कार्य करते हैं वह प्रेक्षण होता है वह स्थिर हो। आवर्तियों में परिवर्तन के विश्लेषण ही देख रहे हैं हम, तो उसके अंदर पहला विश्लेषण ये रहा कि प्रेक्षक स्थिर हो और परंतु स्रोत गतिमान हो। तो इस स्थिति में क्या होगा। और दूसरा इफेक्ट है कि प्रेक्षण गतिमान हो परंतु स्रोत स्थिर हो, तो इसमें क्या होगा। और तीसरा दे रखा है हमें कि प्रेक्षक और तथा स्रोत दोनों ही गतिशील हो, तो इसके अंदर क्या होगा। तो इस प्रेक्षण के माध्यम से हम सापेक्ष गति होने के कारण इसमें 1 और 2 जो इसके अंदर उदाहरण दे रखे हैं वह एक दूसरे से भिन्न दिखाई दे रहे हैं कि एक तो प्रेक्षण गति करा रहा है, एक में प्रेक्षण विराम अवस्था में। तो इस क्या होगा। फिर भी विद्युत चुम्बकीय तरंगों को संचार के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब विद्युत तरंगें वो तो कहीं पर भी संचारित हो सकती हैं, उनको किसी स्पेशल माध्यम की मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। अभी हम इसके अनुप्रयोग देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और कई सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। ये अनुप्रयोग होते हैं यही इम्पोर्टेंट रहते हैं इसके अंदर ज़्यादातर, ना कि इसके एग्जाम्पल्स की तरह भी मान सकते हैं। इसके अंदर हम गतिमान पिंडों की आवृत्तियों से डॉपलर प्रभाव के कारण होने वाले अंतर प्रयोग सेना औषधि विज्ञान खगोलीय जैसे विविध क्षेत्रों में पिंडों का वेग मापने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पुलिस व जांचने में किया जाता है। कोई गाड़ी गति सीमा से अधिक गति हो तो नहीं चलाई जा सकती। मतलब इस डॉपलर प्रभाव के अंदर हम ये देख सकते हैं जो ट्रैफिक पुलिस होती है वह पता लगा लेती है कि इसकी जो स्पीड है वह ज़्यादा है या कम है, और उस आवर्ती की ध्वनि विद्युत चुम्बकीय को गतिमान पिंड की ओर भेजती हैं। मॉनिटरिंग स्टेशन पर पिंडों का परिवर्तन से 2 आवर्तियों का अंतर डॉपलर प्रभाव कहलाता है। मतलब कि वह है जो उनके पास परीक्षण होता है ट्रैफिक पुलिस के पास, आप देख सकते हैं उनके पास कोई परीक्षण होता है जिससे वो पता लगा लेते हैं कि इसकी पहले स्पीड क्या है और अभी स्पीड क्या है, जिस कारण से वो अपराधी को पकड़ लेती हैं। उसके बाद में बताएंगे यादावर्तियों की ये हो गया था हमारा हवाई अड्डे पर हवाई यान के मार सेना व शत्रु यानों के संचालन के लिए वेग मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हाँ, तो वह विधि है जिससे हम इसका वेग माप सकते हैं। डॉपलर स्पंदन विभिन्न अंगों रक्त वाहकों का अध्ययन के लिए इसका उपयोग करती हैं। यहाँ पे पराबैंगनी तरंगों का उपयोग किया जाता है जिसे सोनोग्राफी कहा जाता है। सोनोग्राफी पूछ सकता है कि सोनोग्राफी क्या होता है और इसमें किस किरणों का उपयोग किया जाता है। तो आप दे परागिरणों का उपयोग किया जाता है अल्ट्रावायलेट, और इस शरीर के अंदर प्रवेश करवा दी जाती है डायरेक्ट, या आप सीटी स्कैन में भी देख सकते हो। जो तरंगें होती हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाती हैं, और इसका एक एग्जांपल दे रखा है भ्रूण के हड्डी का स्पंदन भी शामिल होता है इसके अंदर। इस टेलीस्कोप से नापा जाता है। हृदय में परिवर्तित तरंगों से जो चित्र बनता है उसको इकोकार्डियोग्राम कहते हैं। कार्डियोग्राम आ जाता है, वहाँ हृदय की बात होती है तो इकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। ये हुआ हमारा ये आज का इससे अभी टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद में हम एक एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल इसलिए करेंगे क्योंकि यही एक मात्र एग्जांपल है इसके अंदर जो आ सकता है, और एग्जांपल इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो पहला एग्जांपल आप पढ़ लीजिए इसको, अभी इसको आराम से पढ़ लीजिए, फिर इसको सोल्व करेंगे हम।
आप पढ़ोगे तो आपको आराम से समझ आएगा, जो भी मैं तो पढ़ चुका हूँ इसके अंदर। अभी हम इसको पढ़ने के बाद अब इसके आंसर्स पे आ जाते हैं कि हमने क्या देखा। तो इसमें जो प्रेडिक्शन दे रखा था वो प्रेक्षक को क्या मान रखा था इसने। प्रेक्षक यानी कि हम खुद जो क्या है स्थिर हैं, और जो स्रोत प्रेक्षक जिस पे हम कार्य कर रहे हैं वो 200 मीटर प्रति सेकंड चाल से गतिमान है, इसके अंदर ये दिखाया गया है। और वेग और ध्वनि की वेग समतुल्य उसके साथ तुल्य हैं, मतलब 330 मीटर प्रति सेकंड के साथ हम साथ में गतिशील हो रहे हैं, इसके अंदर ये बताया गया। और स्रोत के अक्षय की ओर चल रहा है, जिधर स्रोत है उधर की ओर ही हम चल रहे हैं, पर यह गति हमारे ऋणात्मक की ओर हो रही है, नेगेटिव की तरफ हो रही है। तो हम इसके अंदर फॉर्मूला दे रखा है, उस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, और इस फॉर्मूले को आपको याद भी करना होगा और अपनी कॉपी में भी लिखना होगा। तो हमारा जो डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला है वह है V नॉट माइनस VS बटा V माइनस का 1 ब्रैकेट की में। इस फॉर्मूले को आप याद करना है। और यहाँ पर जो V नॉट है वो प्रारंभिक वेग है, और VS स्टार्टिंग वेग है, और V फाइनल वेग है, और 1 में से माइनस कराना। तो हम यहाँ पर देख लेंगे हम कि 200 हमारा जो स्टार्टिंग वेग था उस बटा में कुल वेग निकाल देते हैं, इंटू 1000 हर्ट्ज से हम इसको गुणा कर देंगे। सॉरी, ये कुछ रिमूव हो गया है, इसको वापस हटाते हैं और वापस चलते हैं वहाँ पर। हाँ, तो आपको ये इस क्वेश्चन में आ गए थे हम। अब इसके अंदर हम 200 बटा 300 में इसके एक के नीचे कुछ नहीं, तो हम 1/1 कर सकते हैं, और माइनस 200 बटा 300 कर सकते हैं, और इंटू में 1000 हर्ट्ज कर सकते हैं। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा इसका, और उसका 1 जीरो से इसका 1 जीरो काट कर भी आप सोल्व कर सकते हो डायरेक्टली, और इससे भी सोल्व कर सकते हो। जो आपका आंसर आएगा वो आएगा इस 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, इसके पे 1 जीरो, इसका 1 जीरो काट दो, जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 2 सैकड़ा 1000 2540 हर्ट्ज इसका आंसर आएगा। इसको क्लियर करने के बाद अब हम चलते हैं हमारे सेकंड डे, जो इसका सेकंड है बी की ओर। बी के अंदर पूछा गया है कि इससे नीचे देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि नीचे क्वेश्चन है या नहीं है। तो इसका वो नीचे कोई और क्वेश्चन नहीं है, यही इसका फाइनल क्वेश्चन है। और इसमें जो बी का आंसर था वो देख लेते हैं। तो बताया गया है कि पहले इसमें क्या पूछी गई, इसमें आवर्ती पूछी गई है। तो हम इसका आवर्ती ज्ञात करेंगे जिसमें आवर्ती दे रखी है उसकी में। तो हम इसका एक और फॉर्मूला से वही फॉर्मूला है, बट इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया गया। वो नेगेटिव में था, ये पॉजिटिव के अंदर है, क्योंकि इसके अंदर जो स्टार्टिंग में वही शून्य मान लिया गया है। इसमें धनात्मक है, उसमें नेगेटिव था। ये देखने के बाद इसके बाद में इसमें वी नोट इस प्रारंभिक वेग का उपयोग नहीं किया गया है। अब इसके अंदर हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। उसमें माइनस का 1 था, आप इसको से पता हो तो इसके लिए हम पॉजिटिव लिया है, इसलिए -1 नहीं है। अब इसके अंदर जो हम वेग था वो मिल लेते हैं। नेगेटिव वेग हमारा कितना आया था, वो 2540 हर्ट्ज से आया था नेगेटिव वेग में। तो ये माइनस का V इक्वल टू V ब्रैकेट V प्लस VG बटा G। तो इसके लिए हम 200 प्लस 330 को जोड़ देंगे, जो हमारे पास रहेगा 5330, यानी कि बाद में 300 इंटू में हम कर देंगे 40 हर्ट्ज। इन दोनों को पहले जोड़ लेंगे, फिर इसके बाद में भाग कर देंगे, और फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। या हम इसके 0 से 0 को काट कर फिर मल्टीप्लाई करके या जोड़ के फिर इसका आंसर ला सकते हैं, या आपको भी होगा। बहुत ईज़ी इक्वेशंस हैं, ये की जा सकती है। अगर आपसे नहीं हो तो आप कमेंट कर सकते हो, हम आंसर बता देंगे। इसका जो आंसर आया है वो अभी आया है 4080 हर्ट्ज, 4080 हर्ट्ज इसका राइट आंसर आया है। तो आपको कैसा लगा वीडियो? अच्छा